नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं भारत के उस महापुरुष की जिनको शायद भारत में तो सम्मान बहुत कम मिला है, लेकिन दुनिया में सम्मान गजब का मिला है। अमेरिका में, ब्रिटेन में ले लो आप, बाकी कहीं और देश में ले लो। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर की। ये कहते हैं कि ज़िंदगी 200 साल नहीं, 2 दिनों की होनी चाहिए, और ज़िंदगी लंबी नहीं, छोटी हो ज़िंदगी लेकिन महान होनी चाहिए। कुछ ऐसा काम करके जाए अपन की अपने को ज़िंदगी के बाद में उस काम के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी हमें धन्यवाद देवें। हमारा ऐसा हम काम करके जाए। मैं आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, कि आखिर उन्हें महान क्यों कहा जाता है, ऐसे क्या कारण रहे हैं कि उन्हें महान कहा जाता है। कुछ ऐसे उनके जीवन के बारे में, फैक्ट के बारे में अपन बातें करेंगे कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, ऐसी बात भी आज अपन करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में सबसे विद्वान साथी थे, और ये डॉक्टर अंबेडकर नहीं, बाकी कुछ साथी कहे। कहने को तो डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, लेकिन उस ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरा काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। और उस टाइम की संविधान सभा के लगभग 400 सदस्य थे। उन 400 सदस्यों में सबसे विद्वान, पढ़े लिखे कहे तो वो डॉक्टर अंबेडकर ही थे। इनकी विद्वता का प्रमाण खुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से डॉक्टर अंबेडकर पढ़े हुए हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज भी ये मानती है, खुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये मानती है कि हमारे आज तक के इतिहास के पढ़ाए हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, उनमें सबसे अगर स्कॉलर अच्छे हैं, सबसे अच्छे स्टूडेंट अगर कोई है तो वो है डॉक्टर अंबेडकर। ये कोई और नहीं कहता, खुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी। एक विद्वता का प्रमाण अपना और देखें तो जहाँ से डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन ब्रिटेन से, उस यूनिवर्सिटी के जैसे ही एंट्री होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नज़र आती है। कहने को तो प्रतिमाएं बहुत लगाई है, डॉक्टर अंबेडकर खुद ही खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के तो खुद खिलाफ थे। लेकिन अभी ये दुर्भाग्य है कि समाज डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को तो मान नहीं रहा, केवल मूर्ति पूजा कर रहा है, मूर्तियां लगा रहे हैं जगह जगह, जबकि विचार कोई अपना ही नहीं रहा। अपन आगे बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पे सबसे अच्छा प्रभाव जो पड़ा वो उनकी माता भीमाबाई का पड़ा। माता भीमाबाई, जब डॉक्टर अंबेडकर महार जाति से आते थे, एक महार जाति है जिसका महाराष्ट्र में ज़्यादातर कहते हैं कि इस महार जाति से ही महाराष्ट्र का नाम पड़ा है। इस महार जाति को पढ़ने की अनुमति थी नहीं, इसके बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, इनको स्कूल में लिया ही नहीं जाता था। एक ही अछूत जाति समझी जाती थी। उस टाइम में इतना वो माहौल था कि अछूतों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, पानी नहीं पिलाया जाता था, दूर से भगा दिया जाता था, कोई सामान नहीं दिया जाता था, तो स्कूल पढ़ना तो दूर की बात। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी थे जो रामजी सकपाल, वो सेना में सूबेदार थे। तो सेना में सूबेदार थे तो उनको फ़ायदा मिल गया इस चीज़ का, उनको स्कूल में पढ़ने के लिए अनुमति मिल गई। जब वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जाने से पहले उनकी माताजी भीमाबाई ने उनको एक बात कही थी कि आपको ना तो स्कूल में लड़ना है, ना डरना है, ना घबराना है। बच्चे आपके साथ अलग व्यवहार करेंगे, भेदभाव करेंगे, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, आपको संघर्ष करना है उनके साथ। लड़ने झगड़ने अगर बैठ गए तो कितनों से लड़ोगे, आपको स्कूल में घुसने ही नहीं दिया जाता है। होता क्या था कि स्कूल में डॉक्टर अंबेडकर, ये क्लासरूम है, ये आगे बच्चे बैठते हैं, पीछे चप्पलें खोली जाती थी, चप्पल जूते, वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर बैठते थे, अपने घर से दरी लेके जाते थे, उस दरी को वहीं पे बिछाते और वहीं बैठते थे। पहले का एक सिस्टम ये था कि क्लास में जिसके बच्चे के ज़्यादा नंबर आते थे तो उसको आगे बिठाया जाता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये चीज़ अलाउ नहीं थी। एक बार का एक किस्सा है कि इतिहासकार लिखते हैं कि टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा था, उसको बोर्ड पे लिख दिया, लेकिन पूरी क्लास में किसी को नहीं आया। तो पीछे से डॉक्टर अंबेडकर ने हाथ खड़ा किया कि मैं बताऊं इसका आंसर। तो जब डॉक्टर अंबेडकर जाके बोर्ड पे लिखते हैं तो आप अछूती का भेदभाव का आलम ये देखो कि
उन सभी बच्चों ने मिलकर उस बोर्ड को धोया पहले तो, और जहाँ जहाँ उनकी छाया पड़ी डॉक्टर अंबेडकर की उस जगह को धोया और बिल्कुल साफ किया कि एक अछूत के आने से ये जगह खराब हो गई। जब ये स्कूल में जाते थे बहुत भेदभाव होता था। स्कूल में इनके पीने के लिए अलग पानी होता था और पानी अलग मटकी होती थी, उस मटकी में से पियोन आता था और ऊपर से पानी डालता था। आप सोच नहीं सकते कि इस आदमी ने कितने कष्ट सहे, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही अभाव में तपा तपा के इतना मजबूत बनाया। जिस दिन चपरासी नहीं आते उस दिन इनको कोई पानी पिलाता नहीं था, ऊपर से पानी पिलाया जाता था डाल के। आज अपने तो ऐसी नहीं सुविधाएं, बोतल है, वो है, बिस्लरी हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसा प्रेजेंट भारत में तो नहीं देखा जाता है, लेकिन जो ये संभव हुआ है आज वंचित वर्ग के लिए, जो संभव हुआ है SC ST OBC के लिए, उसके लिए अगर किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहे तो केवल एक ही नाम आता है, डॉक्टर अंबेडकर। अब मान लो जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं आया उस दिन डॉक्टर अंबेडकर साहब पानी नहीं पीते थे पूरे दिन भर। वो कहते हैं अपनी आत्मकथा में, उन्होंने खुद जिक्र किया इस बात का कि नो पियोन नो वाटर। अगर आपके पास पियोन नहीं है उस दिन स्कूल में तो आपको नौकरी पानी नहीं पिलाया जाएगा। बात है कक्षा 10 की। 10वीं कक्षा में एक अध्यापक थे उनके, कृष्णा जी भास्कर, कृष्णा जी नाम के अध्यापक थे। कृष्णा जी अध्यापक ने क्या किया, उनको बुद्ध की जीवनी भेंट की, भगवान बुद्ध की जीवनी भेंट की और कहा कि संघर्ष करते जाओ, इस जीवनी को पढ़ो और अपनी शिक्षा को जारी रखो, बस कभी घबराओ तो ये जीवनी पढ़ लेना। जब 10वीं पास हो जाते हैं वहाँ से निकलते हैं, फिर बड़ौदा महाराज से छात्रवृत्ति लेते हैं और विदेश पढ़ने जाते हैं। विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स स्कूल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। वहाँ पे छात्रवृत्ति लेते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। बड़ौदा महाराज उनको छात्रवृत्ति देते हैं और आगे पढ़ते जाते हैं। बड़ौदा महाराज का ये कहावत था कि जब आप पूरी शिक्षा पढ़ाई पूरी कर लो तो उसके बाद आप हमारे यहाँ आओगे बड़ौदा में और नौकरी करोगे आप सिविल सेवक की। मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर के परिवार में कक्षा 4 पास करने वाले डॉक्टर अंबेडकर पहले विद्यार्थी थे। कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए थे उनके घर में। पहली बार किसी विद्यार्थी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, उनके परिवार में से 4थी कक्षा पास की। उससे पहले कोई पढ़ा हुआ नहीं था। वो चाहते तो पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहीं पर रह जाते थे और लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी करके अपने और अपने परिवार का पेट पाल सकते थे। लेकिन एक मजबूरी थी जो उन्हें इस देश में खींच के लाई। वो खुद कहते हैं कि अगर मैं यहाँ रुक गया, मैं यहाँ मज़े से नौकरी करूँगा विदेश में, तो मेरे उस अछूत और वंचित समाज का क्या होगा जो भारत में मेरे लिए बैठा है। डॉक्टर अंबेडकर बाद में ये भी कहते हैं कि मेरे को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो वो है सिविल सेवक। बहुत से सिविल सेवक, बहुत से स्टूडेंट रहे जिनकी डॉक्टर अंबेडकर ने मदद करी, उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा, छात्रवृत्ति दी। लेकिन पढ़ने के बाद ये एक ही समस्या ये रही कि वो भूल गए, अपने समाज को ही भूल गए कि अपने समाज में वापस आना है या नहीं आना है। अपन आगे बात करें डॉक्टर अंबेडकर के एक कथन जो सबसे फेमस होता है कि अगर खुद पे विश्वास रखो तो ताकत बनता है और दूसरों पे विश्वास रखोगे तो वो गुलामी की निशानी होती है। अपने बंदूक चलानी, अपने दम पे चलानी। डॉक्टर अंबेडकर के कुछ सुधार हैं, उनमें पहला सुधार आता महिला सशक्तिकरण। एक सबसे बड़ा अपन कहें कि एक ऐसी बात जो डॉक्टर अंबेडकर के लिए बोली जाती है कि ये तो दलितों के नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, वंचित वर्ग के नेता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे पता चलेगा आपको कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नहीं, केवल SC ST के नहीं, पूरे भारत के नेता हैं। सबके लिए उन्होंने सोचा है। सबसे पहले बात करेंगे अपन महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या सोचा। बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत बाद में दिया गया, लेकिन भारत ने सबसे पहले वोटिंग राइट दिया, मतदान का अधिकार दिया। आज अपन देखते हैं वोटिंग है तो वोटिंग में सभी को बराबर का अधिकार है, आप सब एक एक वोट डाल सकते हो। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी पहले कि महिलाओं को वोट दिया जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर आए और उन्होंने कहा कि नहीं, महिला और पुरुष पहले सब बराबर हैं, इनको महिलाओं को वोट का अधिकार दिया इस संविधान के अंदर। इसके अलावा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड
नागरिक सिविल संहिता, इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि सभी महिलाओं को उत्तराधिकार से संबंधित, विवाह से संबंधित हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में लागू हुआ, उससे पहले भी डॉक्टर अम्बेडकर, अभी अपन देखते हैं कि कुछ दिन पहले मोदी जी ने संसद के अंदर एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात रखी थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात रख दी थी 1950 में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। मोदी जी लेके आए 70 साल बाद, और डॉक्टर अम्बेडकर लेके आना चाह रहे थे 1948 में। बड़ा उस चीज़ का विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद नेहरू जी को वो मना नहीं पाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी आ जाना चाहिए। नेहरू जी नहीं माने, तो एक सच्चे नेता की निशानी ये है, उसको साबित किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, और डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। कानून मंत्री की पोस्ट पे थे और यूसीसी के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज के मंत्री खौड़े साले फर्जी मंत्री, कितना ही घोटाला कर दो, भ्रष्टाचार कर दो, कितने ही आरोप लगा दो, इस्तीफा तो दूर की बात। इन्होंने एक बिल पास नहीं करने दिया नेहरू जी ने, उसके चक्कर में मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री के पोस्ट से, डॉक्टर अम्बेडकर। दूसरा, इनका ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि आपने आज़ादी के आंदोलन में क्या किया। आप तो आज़ादी के आंदोलन में थे ही नहीं, साथ ही नहीं थे। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि 1942 से 1946 तक डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों की वाइसराय की विभाग में श्रम मंत्री की पोस्ट पे थे, श्रम विभाग के हेड थे। तो श्रम विभाग में क्या होता था, पहले ज़बरदस्ती 12-12, 15-15 घंटे मजदूरों से काम करवाया जाता था। उनको पैसे ना के बराबर दिए जाते थे, ना कोई छुट्टी का पता, ना किसी और चीज़ का पता। डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्रम सुधारों के तहत 8 घंटे काम करने की अनुमति दिलाई कि मजदूर से 8 घंटे ही काम होगा। एक प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ बोलते हैं अपन, कि कुछ पैसे अपने कटते हैं, कुछ पैसे कंपनी जमा कराती है, ठेकेदार जमा कराता है, सरकार जमा कराती है। उस पीएफ की अनुमति डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दिलवाई। एक ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम अगर कोई करना चाहे तो वो ओवर टाइम की अनुमति इन्होंने दिलाई, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दिलाई। ऐसे बहुत से काम है मजदूरों से संबंधित, सबको महिला और पुरुष को बराबर वेतन मिले, ऐसी मांगों के साथ श्रम सुधार किया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। तो अपन अगर ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब तो केवल दलितों के या किसी और के नेता रहे, तो ऐसी बात नहीं है। अब अपन आगे बात करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब से हमें सीखना क्या चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, लेकिन आखिर डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिली। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले की सीख मिलती है समानता रखें। डॉक्टर अम्बेडकर जब विरोध कर रहे थे तो वो टाइम था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमें सबसे पहले स्वतंत्रता चाहिए थी, सबसे पहले स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि आदमी स्वतंत्र होकर करेगा क्या जब उसके पास समानता ही नहीं है। कुछ तबके के लोगों को तो आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो और कुछ तो तबके के लोगों को आप बिल्कुल ही पशु से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो उस स्वतंत्रता का क्या करोगे आप। तो डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र होने से पहले भी समानता के पक्षधर थे। ये सबसे अच्छी बात है कि अपने को सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आप स्वतंत्र तो बाद में कर लेना, पहले समान रखो कि सभी वर्ग, सभी कम्युनिटी के लोग बराबर रहेंगे भारत के अंदर। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। दूसरा पॉइंट, किताबों को समय देना चाहिए। आज का जो टाइम है उसमें तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सीख कि अपने को किताबों पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अपन सोशल मीडिया का टाइम है, चलो कुछ देना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। एक विदेशी लेखक है जॉन, इनकी एक बुक है इनसलाई साइको एशिया, कुछ ऐसी बुक है। उसमें ये लिखते हैं कि जब 1938 में मैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब से मिलने गया तो डॉक्टर अम्बेडकर के घर में 8000 किताबें थीं। पढ़ने की ललक देखना आप। एक विदेशी लेखक लिख रहा है कि उस टाइम में डॉक्टर अम्बेडकर साहब के 1938 में अपने घर में जो लाइब्रेरी थी उनकी पर्सनल, उसमें 8000 किताबें थी। अपने घर में आप गलती से ढूंढने लग जाओ ना तो वो बच्चों की पढ़ने की किताबें मिलेगी जो बस स्कूली शिक्षा के काम की, इसके अलावा कोई किताब नहीं है अपने घर में। मिल जाए तो कोई धार्मिक ग्रंथ मिल जाए एक आधा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के घर में 8000 किताबें थी। और वही लेखक लिखते हैं कि जब डॉक्टर अम्बेडकर का स्वर्गवास हुआ 1956 में, उस टाइम उनके पास 35,000 किताबें थी उनकी लाइब्रेरी में। मतलब वो आदमी सक्सेस होने के बाद भी
रोज़ जीने की सीखने की ललक अपने जीवन में होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब का कहने का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि अपने को किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, रुचि पैदा करो, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट डॉक्टर अंबेडकर साहब के जीवन से हमें सीखने को मिलता है वो है हमें हमारे समाज से के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हम जो कुछ हैं वो हमारे समाज की बदौलत यहाँ पे है, तो हमें जब सक्सेस हो गए तो उस समाज को देने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। या तो आप टाइम दो, तन मन धन हर तरीके से आपको समाज के साथ रहना चाहिए। यही कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब सक्सेस हो गए, उसके बाद विदेश में नौकरी करने की बजाय भारत में आए और भारत के जो वंचित लोग थे उनके लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। चौथी बात ऐसी है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसा कहते हैं कि काम ऐसा करो कि लोगों की ज़िंदगी बदले। आप सक्सेस हो गए, अच्छी बात है, आप पैदा होकर जीवन पूरा जी लिया, उसके बाद मर गए आप, तो बाद में लोग आपको याद क्यों करें? कुछ ऐसा काम करके जाओ कि लोगों की ज़िंदगी बदले आपकी तरफ देख के, लोग आपको आदर्श के रूप में पहचाने। तो यही बात है कि डॉक्टर अंबेडकर को आज सभी लोग आदर्श के रूप में पहचानते हैं। और अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है जिसने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है, वो तो कन्फर्म हमेशा डॉक्टर अंबेडकर से प्यार करेगा कि डॉक्टर अंबेडकर वो शख्सियत है जो नफ़रत करने के काबिल नहीं है। इनके अगर विचारों को अपने जीवन में उतार ले हम और एक बार संविधान पढ़ ले और हमारे अधिकारों के प्रति हम जागरूक हो जाए, तो आप सोच नहीं सकते कि हमारी जो बौद्धिक क्षमता का विकास कितना होगा। एक लास्ट बात मैं आपसे जाते जाते करना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर जब पैदा हुए तो हिंदू धर्म में थे, महार जाति में, लेकिन जब स्वर्गवास होता है उस टाइम जाते जाते इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ऐसा क्यों किया, आज इसके बारे में अपन बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया, क्यों नहीं अपनाया, इसके अपन उनकी वो तो पर्सनल राय थी, लेकिन अपन एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म से तरफ आकर्षित हुए। जब डॉक्टर साहब स्टार्टिंग का जीवन इनका संघर्ष का देखते हैं अपन, तो पता चलता है कि हिंदू धर्म में जो महार जाति थी उसको डॉक्टर अंबेडकर साहब को पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा, मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन करना पड़ा, राजनीति में आने के लिए आंदोलन करना पड़ा, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना पड़ा। ऐसे इतने आंदोलन हिंदू धर्म में करने पड़े। चपड़ासी इनका जो था वो फाइल दूर से फेंकता था इनके पास में, चपड़ासी पानी नहीं पिलाता था, कोई दोस्त इनके पास बैठ के खाना नहीं खाता था, कोई दोस्त इनके साथ चलता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब इन्होंने देखा तो कोशिश की कि हिंदू धर्म बाद में हो सकता बदल जाए, लेकिन जब लास्ट टाइम तक भी नहीं बदला, 1956 तक भी, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कह दिया कि मैं कन्फर्म हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में अब मैं मरूंगा नहीं। सबसे पहले इनका जो दिमाग आता है वो होता है, एक बार की बात है, ये गुजरात में एक पारसी धर्मशाला में रुकते हैं। तो पारसी लोग आते हैं और इनको उस धर्मशाला से खाली करवा देते हैं। तो जब ये पूछते हैं कि यार पारसी धर्म है तो आप लोगों का तो धर्म अच्छा होगा, आप लोग तो उच्च नीच जाति व्यवस्था मानते नहीं होंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं, इनको पारसी धर्म में भी वहाँ पे भी रहने नहीं दिया गया, केवल कमरा किराया लेके। ईसाई धर्म की बात आती है तो ईसाई धर्म में भी इनका पाला पड़ा। एक ईसाई दोस्त के वहाँ गए थे तो वहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई और इनके साथ भेदभाव किया गया, तो इनका ईसाई धर्म से भी मोह छूट गया, हट गया कि ईसाई तो बनना ही नहीं है। इस्लाम धर्म, मुसलमान बनने की बात आई तो मुसलमान धर्म में भी इनको कुछ खामियां नज़र आई, उसमें भी इनके साथ भेदभाव ही हुआ। तो मुसलमान धर्म से भी इनका मोह वो का वही था कि नहीं, मुसलमान भी नहीं बनना है। एक बौद्ध धर्म में ऐसा इनके साथ नहीं हुआ, तो यही कारण था कि जाते जाते इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसे बहुत सी चीज़ें थी बाकी धर्मों में कि ये नहीं अपना सके, और लास्ट में जाते जाते अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जो कि एक बहुत अच्छा धर्म है। और गौतम बुद्ध को मानने वाले थे। सीधी सी बात थी कि ये 3 धर्मों को मानते थे, 3 फिलोसोफर, 3 दार्शनिकों की बातें इनके दिमाग में ज़्यादा चलती थी। एक तो कबीर, एक हो गए गौतम बुद्ध और एक हो गए ज्योतिबा फुले, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले।
इनके विचार चलते थे। जैसा कबीर बोलते थे कि जात न पूछो साधु की, पूछ लियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। आपको व्यक्ति के ज्ञान पे फोकस करना है, ना कि उसकी जाति पे। जाति से क्या करना, जाति व्यवस्था अब रही नहीं है, कुछ दिनों के मेहमान है जाति व्यवस्था, उसके बाद तो जाति व्यवस्था को आखिरकार जाना ही जाना है। तो ये आज मैंने आपको दोस्तों थोड़ा सा एक कुछ शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में ये बताने की कोशिश करी कि डॉक्टर अंबेडकर को महान आखिर क्यों कहा जाता है। उन्होंने लास्ट में जाते जाते बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया, कुछ ऐसी बातें, उनका भारत के लोगों पे कितना प्रभाव आज भी है, और संविधान बना के जो उन्होंने देश की सेवा की, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो वो देश को विरासत के रूप में देके गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।